फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से 40 मीन्स राज्य की नीति निषेध तत्व 36 से 51 तक है ना। इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट में हम ऊपर क्वेश्चन पढ़े थे। ऊपर क्वेश्चन मतलब क्या की नीति के निर्देशक तत्व ही पढ़े थे, कोई दूसरा टॉपिक नहीं पढ़े थे, यही पढ़े थे। इसका एक इंट्रोडक्शन हुआ था जिसमें आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे लेकिन क्वेश्चन थे। आर्टिकल से रिलेटेड नहीं थे लेकिन वो अपने आप में क्वेश्चन थे और बढ़िया टॉप 10 के क्वेश्चन थे। टॉप 10 के मतलब एक लैंग्वेज में आपको तो पौवा वाले क्वेश्चन थे जो पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन थे। तो आज हम सिर्फ आर्टिकल पढ़ेंगे और सिर्फ आर्टिकल मीन्स ये भी नहीं कि 36 से 51 आज ही पढ़ लेंगे, टोटल बहुत हो जाएगा, इतना हम कवर नहीं कर पाएंगे। पढ़ा तो नहीं, मुझे आता है, एक्सप्लेन हो जाएगा लेकिन उतना कवर नहीं हो पाएगा ना, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे। मीन्स आज हम 5 आर्टिकल्स पढ़ेंगे, 36, 37, 38, 39 और 40। 5 आर्टिकल पढ़ेंगे 36 से 40 तक। ओके, तो कोशिश रहेगी कि जितना अच्छा एक्सप्लेन हो पाए मुझसे, मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन करूं और आपको समझ में आए। आता सबको है, मैं जानती हूँ सबको आता है, बस एक रिवीजन होता है कि कभी कभी होता है कि किसी टीचर के मुंह से निकलने से समझ में आ जाता है, स्टाइल अलग होती है, तो शायद आपको समझ में आ जाए और ना आए तो खुद से बुक से पढ़िए ना। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल मैंने लिखा है, देखो पब्लिकली दिख रहा है, अच्छे से साफ दिख रहा है, कलर आज चेंज है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा देखो, नीति निर्देशक तत्व तो एक इशारा होती है राज्य की तरफ, एक सलाह होता है कि आप जो राज्य अगर किसी रूल्स को या किसी चीज को फॉलो कर रही है, मतलब दे रही है समाज के लोगों को, तो वो इन बातों को ध्यान रखेगी। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को वो ध्यान में रखेगी। इसीलिए इसमें फर्स्ट में आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, संविधान अगर अच्छे से पढ़ोगे, पढ़े हो अगर आप कहीं तक, तो पूरे संविधान में सिर्फ 2 जगह पे मतलब राज्य की परिभाषा दी गई। एक तो आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट से पहले, फंडामेंटल राइट से पहले ये बताया गया आर्टिकल 12 में कि अगर जैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कोई भी छीन नहीं सकता, ये 12 में बताया गया। और 36 में क्या बताया गया है कि राज्य इन चीजों को ध्यान रखेगी और समाज के लोगों को ऐसे से उनकी सहायता करेगी। और ये रूल्स, हाँ, जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती कोई ले, जबरदस्ती कोई नहीं ले सकता, ये इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन राज्य को खुद से अपने आप से कोशिश करनी है कि वो उसको ज्यादा से ज्यादा ये रूल्स, जो सारी सुविधाएं हैं, सहायता है, वो प्रोवाइड करे। ठीक है, इतना ही है। अब एक क्वेश्चन फिर से आता है कि राज्य कहते किसे हैं। अगर अभी आप किसी स्टूडेंट से पूछोगे तो उसको पता है, मतलब इन वर्ड्स उसको अपनी लैंग्वेज में पता है, मतलब एक पॉइंट नहीं होता कि पेट में बात रहती है लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, ऐसी कुछ चीजें से होती हैं। तो आता सबको है कि हाँ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, लेकिन इन वर्ड्स कोई तुरंत बता नहीं पाएगा, नहीं बता पाता, तो उसको जानना जरूरी कि राज्य किसे कहते हैं। देखो राज्य किसे कहते हैं, देखो एक ऐसी संस्था जो अपने पैसे पर आत्मनिर्भर हो, मतलब वो अपने पैसे के लिए आत्मनिर्भर हो, उसका एक क्षेत्र हो, मतलब उसका एक खुद का एरिया हो और वो अपने नियम कानून खुद बनाती हो, उसको कहते हैं राज्य। अब आप एग्जाम्पल में यूपी है, बिहार है ना, गुजरात है, ले सकते हो। तो इन लोग का क्या अपना एरिया है कि नहीं, अपना एरिया है, अपने रूल्स बनाते हैं, इनके पास खुद का पैसा होता है, अपना पैसे पर आत्मनिर्भर रहते हैं, तो ये स्टेट हो गया। इतना समझ में आया। तो आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा में राज्य में जो, जैसे राज्य का चीफ क्या होना था, चीफ मिनिस्टर, वो अपने मिनिस्टर है, तो अपने राज्य के लोगों को कैसे हैंडल करता है, कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करता है, क्या क्या देता है, वो इन आर्टिकल 36 से 51 तक बताया गया है। यही पढ़ेंगे। ओके, तो 36 समझ में आया राज्य की परिभाषा। 37 में क्या है, 37 में है कि जो चीजें इस डीपीएसपी में दी गई, डीपीएसपी में क्या, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में जितनी चीजें बताई गई हैं कि राज्य की सरकार आपकी ये भी सहायता करेगी, ये चीज भी देगी, वो चीज भी देगी, जितना भी अगर आप पढ़ोगे तभी जो निकल के आएगा। तो अगर वो चीज वो नहीं दे रही है आपको, तो आप इसके लिए गुस्सा नहीं होंगे कि गुस्सा आ जाएंगे, अरे इसमें तो लिखा है और मुझे मिला नहीं, तो इसके लिए मतलब आप चाहे नहीं जाएंगे सरकार के ऊपर कि नहीं ये लिखा था तो मुझे मिलना चाहिए, मतलब हम लोग को मिलना चाहिए, रूल है, क्यों नहीं मिल रहा भाई, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। आप नहीं कह सकते जबरदस्ती, इन्फोर्सेबल मतलब परिवर्तनीय नहीं है। आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते और इसके बात पे लेकर, इस बात को लेकर सरकार से वाद विवाद भी नहीं कर सकते। वाद विवाद मतलब
जैसे लोग गांव में करते ना, लड़ाई वड़ाई होने नहीं लगती है कि मतलब तुम कर कैसे दिए, क्या कैसे क्यों नहीं दिए, तुमको देना चाहिए था, इतना इसमें लिखा है, इतना इसमें कहा गया तो तुमने किया क्यों नहीं, दिया क्यों नहीं, ऐसे होता। तो आप इस बात को लेके वाद विवाद नहीं कर सकते कि नहीं ये चीज होना चाहिए था, ये चीज लिखा है तो ये चीज मिलना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं। तो आप इसको लेके न्यायालय में भी नहीं जा सकते कि उठे और न्यायालय में चले जाए। तो आप राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से 91 में जो जो चीजें लिखी है उसमें से कोई भी पॉइंट को उठा के आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसमें ये चीज लिखी है और ये समाज के लोगों को ऐसी चीज नहीं मिल रही, क्योंकि ये न्यायालय में नहीं जा सकता। आर्टिकल 36 से 91 मतलब राजकीय नीति निर्देशक तत्व। इसका उल्टा मौलिक अधिकार, उसमें से अगर आपको इतना भी फीलिंग आ रही है कि ये चीज मेरी इतनी भी मतलब छीन ली गई है या मुझसे जबरदस्ती की जा रही है, कुछ भी अगर फीलिंग आ रही तो आप झट से उठ के कोर्ट में चले जाओ। अगर आपके पास हो तो तुरंत जा सकते हो, नहीं है तो थोड़ा समय लगेगा ही, तो आप चले जा सकते हो कोर्ट में। लेकिन इसको लेके नहीं जा सकते, जैसे जाओगे वैसे लौटा दिए जाओगे, क्योंकि भैया ये मामला है राजकीय नीति निर्देशक तत्व का, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप जहां से आए हो वहां फिर से चले जाओ। ठीक है, तो आप इसको लेके तो कभी मत जाइएगा, पहले ठीक से देख लीजिएगा कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में जो चीजें बिलोंग करती है वो चीज कोर्ट में नहीं जाएंगी। कुल मिला के बात यही निकल के आती है। 37 में क्या लिखा है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद विवाद योग्य भी ये नहीं है, मतलब न्यायालय नहीं जा सकते और इस पे वाद विवाद नहीं हो सकता। ठीक है, 38 में क्या है, 38 देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बढ़िया आर्टिकल है। बढ़िया आर्टिकल का मतलब क्या है कि मतलब थोड़ा सा पौवा वाला आर्टिकल है कि इसमें थोड़ा अच्छी चीजें हैं। अच्छी चीजें मतलब देखो, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, इसमें बताया गया है कि जो सरकार होगी वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए काम करेगी। अब लोक कल्याण के लिए अभिवृद्धि की काम कैसे करेगी, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक देके। अब सामाजिक कैसे, सामाजिक तरीकों से कैसे, देखो सामाजिक न्याय कैसे होता है। सामाजिक मान देखो, जैसे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नीची कास्ट के होते हैं, मान लो उनके पास इतना पैसा वैसा नहीं रहता है, वैसे बहुत रेयर में सब लोग इक्वल ही हो गए हैं, तो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा, तो उनको छूट मिलती कि नहीं। एग्जांपल में एसटी ओबीसी ऐसे लोग होते हैं ना जिनको छूट मिलती। क्यों छूट मिलती, क्योंकि जानते हैं, सरकार जानती है कि अगर इनको हम छूट नहीं देंगे तो ये जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो उनके लेवल पे नहीं आ पाएंगे, कहीं ना कहीं वो नीचे चले जाएंगे, तो उनको छूट देके उनको थोड़ा सा लेवल उनका बराबर इक्वल किया जाता है। तो इस तरीके से सामाजिक छूट दी जाती है। सामाजिक छूट दी, अगर अब इनका मन ना कहे तो ना दे, क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। इनका मन है, सरकार की मन है, सरकार का मन है वो दे रही, सरकार का मन है नहीं है तो वो नहीं भी दे सकती है। तो सामाजिक छूट में जैसे मतलब जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं उनको छूट मिलती है। आर्थिक में जैसे जो गरीब लोग होते हैं ना, गरीब लोग होते हैं, राशन मिलता है कि नहीं मिलता, राशन मिलता है ना। अब ये बात अलग की है कि संविधान में लिखा कुछ और है, रियलिटी में होता कुछ और है, राशन वासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ और है। ये आप रियलिटी में जाओगे जहां मिलता है तहां आपको वहां का मामला कुछ दूसरा समझ में आएगा। तो लेकिन संविधान में लिखा ये है कि आर्थिक रूप से सहायता मतलब जो लोग नीची कास्ट के होते हैं, जिनके पास परिवार तो होता है लेकिन खाने के लिए नहीं होता, उनको राशन मिलता है। मतलब अगर आप नॉर्मली दुकान पे लेने जाओगे तो मान लो कोई चीज 36-40 में मिल रही तो आपको वो राशन में 2, 3, 4, 5 रुपए में मिलती है ना। तो ऐसे ही आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता मतलब धन से रिलेटेड, मतलब मनी से रिलेटेड थोड़ी सी हेल्प। और फिर आता है राजनीतिक न्याय। अब देखो राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ, राजनीतिक न्याय मतलब ये हुआ कि अगर 2 लोग हैं, मान लो मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ, 2 लोग हैं, एक लोग हैं जिनका पौवा थोड़ा ज्यादा है, क्या मतलब वो अमीर भी हैं और अच्छे कास्ट की भी हैं और उनका थोड़ा सा पॉपुलैरिटी भी बढ़िया है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो ही सिर्फ किसी सरकार से रिलेटेड मतलब सरकारी चीजों से रिलेटेड काम कर सकते हैं। सरकारी चीजों रिलेटेड यहाँ मतलब ये हुआ कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, प्रधान बोलते हैं लेकिन सब लोग गांव में प्रधान बोलते हैं, तो प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं या और जो जितने सारे होते हैं उस पद के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि वही लोग नहीं, और भी जो लोग हैं मतलब कॉमन होके जो भी लोग हैं, अगर मैं चाहूं तो मैं भी लड़ सकती हूँ। मैं अपने चुनाव में क्या कहते हैं संघ का नाम बताऊंगी, #सुपरविजन बना लूंगी और क्या कुछ भी बना दूंगी, तो हम भी लड़ सकते हैं चुनाव अपने लिए। हमारा एक संगठन होगा, खुद का संगठन होगा और उसमें जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी उसको हम बताएंगे और अपने से रिलेटेड, अपने खुद के लिए नहीं,
अपने से रिलेटेड जितने लोग हैं, मान लो स्टूडेंट्स हैं और उनके मन मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा, और सारी जो गर्ल्स होती हैं गांव में जो ऐसे कुछ होता है उनसे रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, ये हमारा सेल्फ डिपेंड है, हम कर सकते हैं ना। तो ये भी बताया गया है कि राजनीतिक न्याय आपको मिल सकती है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, मैंने पढ़ा था, अब टाइम हो जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन मैंने वाइस प्रिंस की बुक में पढ़ा था। क्वेश्चन ये था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में कितने तरीके की न्याय की बात की गई है, मतलब कितने तरीके से न्याय की बात की गई है और कितने लोकतंत्र की बात की गई है। तो अगर आप अच्छे से पढ़े हैं डिटेल से, वैसे तो गलत हो जाता है लेकिन अभी मैं बताऊंगी तो सही हो जाएगा। देखो कितने तरीके से, तो 3 तरीके के न्याय की बात हुई है कि नहीं, एक सामाजिक न्याय, ओके, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। ये 3 तरीके न्याय हो गए कि नहीं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। डीपीएसपी में 3 तरीके के न्याय हो गए। अब आता है कि कितने तरीके के लोकतंत्र हैं। तो लोकतंत्र भाई सब 2 तरीके के हैं, एक तो आर्थिक लोकतंत्र और एक सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब ये है कि जो समाज के लोग हैं, लोग हैं, उनको 2 तरीके से एकदम इक्वल रखा जाएगा। इक्वल मतलब कि सामाजिक लोकतंत्र मतलब समाज के नजरिए में जो छोटे लोग हैं, बड़े लोग, छोटे मतलब हाइट के छोटे नहीं, जो मीन्स रुपये पैसे में या कास्ट वगैरह में जो छोटे लोग हैं और जो बड़े लोग हैं उनको इक्वल रखा जाएगा, उनको समान तरीके से देखा जाएगा। ये नहीं कि जो बड़े लोग हैं उनको जो चीज सरकार की जो सुविधा वो पहले मिले और जो पिछड़े लोग हैं उनको बाद में मिले। ऐसा होता है रियलिटी में, लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और आर्थिक रूप से मतलब रुपये पैसे से लेके, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि किसी के पास रुपये पैसे लेके उसको पीछे धकेल दिया जा रहा है तो उसको ऐसा करके मैनेज करके आगे रख, तभी तो छूट मिलती है एसटी ओबीसी को कि वो अपने आप को मैनेज रख सके, वो पीछे ना हो पाए किसी से ना। नहीं तो जनरल वाले आगे चले जाएंगे, वो वाले पीछे चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा, सब चीज मामला गड़बड़ जाए ना, गरीब गरीब ही रह जाएगा, अमीर तो अमीर होएगा ही, आगे बढ़ेगा तो होएगा ही ना, असली बात हो गया। तो इसीलिए तो राज्य की नीति में कितने तरीके के न्याय की बात की गई, 3 तरीके के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और कितने तरीके के लोकतंत्र की बात की गई, 2 तरीके के, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा, बता दी। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आर्टिकल 39। अब देखो आर्टिकल 39 में कहा गया है कि स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अब इसमें एक बढ़िया पॉइंट है, देखो बढ़िया पॉइंट ये है कि जो गर्ल्स होंगी या बॉयज होंगे या मान लो मेल फीमेल या वुमेन और मैन, ये दोनों लोग जो होंगे जो भी काम करेंगे, मान लो अगर एग्जाम्पल में आप लो तो 2-3 तरीके के एग्जाम्पल यहाँ पे, बढ़िया एग्जाम्पल। अभी मनरेगा ले लो, तो मनरेगा में जो काम महिलाएं करती हैं वही काम पुरुष करते हैं ना। कोई फड़वा से माटी खोदता है तो कोई तसले से माटी लेके जाके फेंकता है, काम सेम ही रहता है ना, मेहनत तो एफर्ट दोनों लगती है ना। तो अब इसमें आप ये ना कहो कि जो मेंस हैं, जो पुरुष हैं, उनको ज्यादा पैसा दो क्योंकि उनके अंदर ताकत ज्यादा, तो खोदते ज्यादा है, महिलाएं तो उठा उठा के डालती हैं। ये कौन सी नॉनसेंस वाली बात हो गई ना। तो यहाँ पे दोनों लोग को बराबर वेतन दी जाएगी। लेकिन अभी जैसे मान लो टीचर है, अगर जैसे पुरुष और महिला 2 टीचर हैं, हाँ, अगर सेम सब्जेक्ट के टीचर हैं तो उनको सब बराबर पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। अगर लेकिन अभी बात आ जाए कि कोई ड्राइंग पढ़ा रहा है और कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो कोई मान लो महिला पुरुष है, कोई महिला फिजिक्स पढ़ा रही, पुरुष ड्राइंग पढ़ा रहा है, या ना तुम लोग को हर्ट हो तो पुरुष फिजिक्स पढ़ा रहा, महिला ड्राइंग पढ़ा रही, कोई भी कैसा भी मैनेज कर लो, तो क्या दोनों लोग को सेम सैलरी मिलनी चाहिए? बताओ, सेम सैलरी मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। ड्राइंग में आप फूल पाती बना के चले जाओ, आम अमरूद और बैगन ज्यादा बनता है, और मूली भी बनती है, लौकी भी बनती है, ये सब बना के चले जाओ। फिजिक्स जितने बच्चे पढ़ेंगे खुद जानते होंगे फिजिक्स में कितना पढ़ाया जाता है। फिजिक्स और फिजिक्स के टीचर दोनों कमाल के होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप बताओ आपके नजर में क्या है, इन दोनों का वेतन सेम रखना चाहिए क्या? अगर 35,000 उनको मिलता है तो क्या 35,000 ड्राइंग वाले को भी मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, ये गलत बात। ऐसे नहीं, उनका अगर काम एक जैसा हो, मीन्स काम एक जैसा हो, वो काम एक जैसा करते हो और दोनों का मेहनत सेम हो, तो उनको सेम सैलरी मिलनी चाहिए। ये बात अलग की है कि पुरुष लोग जो होते हैं फिजिकली ज्यादा वर्क करते हैं, लेकिन जो फीमेल्स लोग होती हैं, वुमेन्स लोग होती हैं, वो मेंटली ज्यादा काम करती हैं। अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो बहुत देख सकते हो, अपने आसपास, हमारे आस ही पास बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समझे? उसके बाद क्या 39A, देखो 39 में ए भी है, बी भी है, सी भी है, का खा गा भी है, 3 चीजें।
काम में क्या बताया, काम में बताया गया है कि समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता। निशुल्क विधि सहायता मतलब सरकार तुमको निशुल्क विधि सहायता देगी। अगर मान लो तुम गरीब हो और तुम कोई केस, तुम्हारे पास ऐसा कोई केस है और तुम्हारे पास खुद का वकील रखने का पैसा नहीं है, तुम इतने एफर्ट तुम्हारे पास नहीं है कि हम अपना खुद का वकील रखे। वकील लोग पैसा लेते तो ही है, वकील हुआ, दरोगा हुआ, कुछ भी हुआ, बिना पैसा की बात नहीं बनती है। FIR, पहले पैसा दो फिर आगे होगा FIR। तो अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो सरकार आपको अपने तरफ से वकील देगी। मतलब अगर आपका ऐसा कोई केस है और आप उसमें खुद का वकील नहीं रख पा रहे तो आपको निशुल्क विधि सहायता दी जाएगी। ऐसे पुलिस लोग भी करते हैं, थाने वाने में भी होता है। कुछ पुलिस होते हैं जो नामसुन होते हैं, बिना पैसे का आगे बात नहीं बढ़ाते। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आप सारे लोग को ब्लेम कर दो, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते, लेकिन कुछ लोग की वजह से ही सब कुछ मतलब एक ही जैसा हो जाता है। अपने लैंग्वेज में जो समझ लो। तो निशुल्क विधि सहायता आपको सरकार देगी, ठीक है, समान न्याय और निशुल्क। और खा में क्या है, का में तो ये हो गया निशुल्क विधि सहायता, सामान्य। खा में क्या है कि जो सार्वजनिक धन है उसका वितरण इस प्रकार हो कि सभी लोगों को हित मिले, सभी लोगों का मतलब सभी लोगों को अच्छे से वो चीज ये नहीं हो कि किसी को मिल गया किसी को नहीं मिला। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती प्रसाद में, पंजीरी में किसी को मिल जाता किसी को मिलता नहीं, किसी को पंजीरी मिलती तो चनामिट नहीं मिलता, चनामिट मिलता है तो केला नहीं मिलता, सेब नहीं मिलता, पंजीरी मिलती, मतलब ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा कुछ ना हो, सार्वजनिक धन का इतने अच्छे से वितरण हो कि वो सबको मिल जाए, सभी लोग उससे खुश रहें, जो समाज के लोग हैं वो उनके हित में रहे और खुश रहे कि हाँ ये जो काम हुआ है हम अच्छे हैं, खुश हैं इससे, ठीक है ना। और फिर खा में क्या, गा में का खा गा, गा में है कि समान न्याय, गा में है आई थिंक मैं भूल गई, समान न्याय का गा में है गा में आई थिंक धन का समान वितरण ही है, धन का समान वितरण ही है। देखो खा में और गा में एक ही चीज है। अगर खा में देखो तो उसमें बताया गया कि धन का मतलब वितरण और नियंत्रण दोनों, मैं भूल गई थी थोड़ा सा, वितरण और नियंत्रण इस प्रकार हो कि सभी लोगों को अच्छे से सब चीज मिल सके और उसका नियंत्रण वितरण सब सही से हो सके। और गा में है कि धन का समान रूप से वितरण ही हो। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही बताया था 19 में, निःशुल्क विधि सहायता और सामान्य। लेकिन 3 चीज है, पता तो होना चाहिए ना कि किस खंड को कितना बांटा गया है, कितने रूम में जोड़ा गया है। तो का खा गा 39 को का खा गा में बांटा गया। इसको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करिएगा। तो आई थिंक मैं थोड़ा सा भूल गई, स्प्ले आ रहा लेकिन हो नहीं रहा, कभी कभी होता है ना। तो आर्टिकल 39 हो गया। 40 में है कि ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत का संगठन, देखो ग्राम पंचायत का संगठन अगर आप इसको होल मतलब खूब डिस्क्राइब में पढ़ोगे अच्छे से तो आपको इसमें एक थोड़ी सी बहस भी, ये इसको बाद में जोड़ा गया था, इसको बाद में जोड़ा गया था जब गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के इस पॉइंट को लेके बहुत ज्यादा विवाद हो गया था। विवाद में थी नहीं उस समय, मैं पढ़ी हूँ इसलिए बता रही हूँ, ये नहीं समझो मैं थी नहीं। तो विवाद हो गया था। विवाद ये हो गया कि भीमराव अम्बेडकर इसके अगेंस्ट में थे कि नहीं, ग्राम पंचायत जो है वो नहीं जोड़ा जाएगा राज की नीति निदेशक तत्व में। और जो गांधी जी थे वो कह रहे थे नहीं, ग्राम पंचायत जोड़ा जाएगा। अब यही में थी गड़बड़। तो यहीं पे गांधी जी की बात मानी ये गई कि ग्राम पंचायत को जोड़ा गया। अब ग्राम पंचायत को जोड़ा क्योंकि देखो गांधी जी कह रहे थे, भीमराव अम्बेडकर पढ़े लिखे ज्यादा थे तो वो पढ़े लिखे वाली बुद्धि लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर हम सरकार का धन ऐसे भेजेंगे किसी व्यक्ति के पास, मान लो वो नालायक निकल गया, नॉनसेंस निकल गया, नॉनसेंस कैसे, क्या प्रधान ऐसे होते ही यार सब। अगर 10% है तो 10% में से 1.5% चाहे अच्छे हो, बाकी सब वैसे होते हैं, समझ रहे हैं आप कैसे होते हैं। तो वो जितना पैसा आएगा उसका आधा क्या पूरा खा लेते हैं। 2% मान लो एकदम 1/4 के 5वां भाग देते हैं, बाकी सब इधर उधर कर देते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर इसीलिए कह रहे थे कि इसको ना जोड़ा जाए, लेकिन गांधी जी कह रहे थे कि इसको जोड़ा इसलिए जाए क्योंकि शायद हो सकता है कि प्रधान ठीक है, हाँ आधा खा लेगा, 1/2, 1/5, 1/4 कुछ भी खा लेगा, लेकिन कुछ तो भेजेगा आगे को, कुछ देगा, कुछ तो पहुंचेगा समाज के लोगों के पास, कुछ तो पहुंचेगा। मतलब कुछ से कुछ ही बेहतर है, कुछ तो पहुंचेगा ना, इसीलिए इसको जोड़ा गया ग्राम प्रधान को। सब एक ही, गांधी जी ये मानते थे कि सब एक ही जैसे नहीं हो सकते, कभी ना कभी तो दिन बदलेगा तो कोई ना कोई तो अच्छा आएगा ही। तो अगर ये रूल रहेगा तो मान लो 4, 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद कोई अच्छा एक प्रधान आ गया गांव में जहाँ पे, तो उस गांव की तकदीर बदल सकती है, किस्मत बदल सकती है। मेरे यहाँ के प्रधान थे, वो ऐसे शायरी भी लिखवाए थे, अब सुनाएंगे नहीं।
तो ऐसे ही इसीलिए इसको जोड़ा गया। अब देखो ये गांधी जी के पक्ष में था, गांधी जी इसको कह रहे थे, इसीलिए 2 अक्टूबर 1959 को गुजरात में 2 अक्टूबर 1959 को गुजरात में जो प्रेजेंट टाइम के उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसको संगठन इसका उद्घाटन किया था ग्राम पंचायत का, और राजकीय नीति निर्देशक तत्व में इसको जोड़ा था। ठीक है, ये इतना हो गया आर्टिकल 36 से 40। मैंने बहुत दिन बाद क्लास ली है, क्लास ली कर मैं इतनी बड़ी टीचर हूं नहीं, आई हैव नो एक्सपीरियंस टू टीचिंग, बट ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छा लगता है। मेरा खुद का सेल्फिनेस है इसमें। खुद का सेल्फिनेस मीन्स मैं खुद इसी बहाने पढ़ती हूँ, नहीं तो पढ़ती नहीं हूँ, मेरे पास मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाती, तो इसीलिए। तो जैसा लगा हो आपको अच्छा और समझ में आएगा, खुद से पढ़िएगा तो और आएगा, और मेहनत करेंगे तो और आएगा। बड़ी मतलब जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा आएगा ही। जो मेरा एक्सपीरियंस है अच्छा आता है, समझ में आता है, तो और अच्छी सब्जेक्ट भी अच्छा लगता है। जिसको बोरिंग लगती है वो थोड़ा कोशिश करे, इंटरेस्टिंग है, मैं टेस्टी कहने जा रही थी, इंटरेस्टिंग है। ओके, थैंक यू। और पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अब अगली बार भी क्लास लूँ टाइम मैनेज करके। ओके, थैंक यू।